हेलो टू ऑल। सो आई नो एग्ज़ाम आ रहा है और एसएफएम के फॉरेक्स वाले चैप्टर से हम सबको डर लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम से पहले पक्की से पक्की पता होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ों के बारे में प्लीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी आपको कि नहीं आप ये, मैं बहुत ही खास चीज़ों के साथ आपको, कि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को मिस्टेक ना करें। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, फॉरेक्स में कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक होता है आपके पास रेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि $1 इक्वल्स टू अभी चल रहा है 82 रुपी। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ $1 इक्वल्स टू ₹82 और 83, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैम ये जो है वो बिड है और ये जो है वो आस्क है। हाँ, ये तो हमें पता है। बिड पर क्या होता है, जनरली अगर आप डॉलर को बेचने और खरीदने की बात करोगे, ध्यान से सुनना, डॉलर को अगर बेचने और खरीदने की बात करोगे तो डॉलर को अगर आपको बेचना है, डॉलर को आपको बेचना है तो आप बिड पे बेचोगे, और डॉलर को आपको खरीदना है तो आप महंगे पे खरीदोगे, यानी आस्क। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब कोई चीज़, यानी कि यहाँ पर जो करेंसी लिखी हुई है उसे बेचना या खरीदना, जब भी कोई चीज़ बेचनी होती है ना तो आपको कम पैसा मिलता है, लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो ना आपको उसे महंगे में खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये मार्केट की एक स्ट्रॉन्गनेस है, लेकिन हाँ ये हमारे लिए वीकनेस बन जाती है। अब ये तो तुमने समझ लिया बिड और आस्क, लेकिन एक तुम्हें पता होना चाहिए, मार्जिन का कंसेप्ट आता है, मार्जिन। ठीक है, इंटर कंपनी मार्जिन आता है। ये मार्जिन पता है क्या कहता है? बिड में मार्जिन को ऐड नहीं, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बिड में जो होता है मार्जिन को लेस करने का और आस्क में ऐड करने का। मैम ये याद कैसे रखे, देखो ए मने आस्क, ए मने ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, ऐड करोगे, और बिड में तुम क्या करोगे, लेस करोगे। ये तुम्हें मार्जिन समझ में आया। एक और कंसेप्ट समझना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुम्हें दे रखा है यूएसडी पर पाउंड, ठीक है, सॉरी यूरो, चलो पाउंड नहीं यूरो लिख देते, यूएसडी पर यूरो लिखा हुआ है मैंने, तो अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि मार्जिन एडजस्ट करो 100 रुपये का, तो क्या तुम इस करेंसी में 100 रुपये का मार्जिन एडजस्ट करने निकलोगे? ऑफकोर्स नहीं निकलोगे, क्योंकि रुपी में दे रखा है 100 रुपये। लेकिन अगर मैंने 0.01% किया तो पक्की बात है आप यहाँ लेस करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे। ये मुझे समझ में आता है कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए 1.5256 और यहाँ 1.5350। और अगर मैं आपको कुछ स्वैप पॉइंट्स दे दूँ, यहाँ मैं आपको बोल दूँ कि आप एक काम करो 25, और यहाँ मैंने आपको दे दिया 15, तो आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है? इट इज़ अ स्वैप पॉइंट्स। हाँ सर, ये स्वैप पॉइंट्स है। हाँ, यानी कि ये अगर स्पॉट की रेट है तो ये पक्की बात है स्पॉट की रेट है, तो ये 3 मंथ्स की बात की रेट होगी। और कैसे निकालोगे? 1.52 और यहाँ लिख दोगे 567, नहीं नहीं 8 और 10, 50 और 75, 75 और 81। ठीक है, सही है, एकदम सही है। चलो, और यहाँ कितना कर दोगे, ये लिख दोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम लोगों ने क्या किया है, स्वैप को ऐड कर दिया है, और ऐड यहाँ से पीछे से शुरू होता है, ध्यान रखना, ये पीछे से शुरू होता है, ये समझता है। लेकिन अगर मैंने आपको ये स्वैप ऐसा नहीं दिया होता और अगर यहाँ पर ये स्वैप ऐसा होता, ध्यान से सुनो, ये ऐसा नहीं ये ऐसा होता तो क्या करते? मैम ये अगर ऐसा नहीं ऐसा होता ना तो फिर ये ऐसा नहीं आता, क्योंकि अब आप क्या करोगे पता है, 50 माइनस करोगे, यानी कि अब 1.5206 आएगा, 1.5206 आएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि आप 25 माइनस करोगे तो 1.5325 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का जो है वो क्रक्स है। मैंने इसीलिए इसको यहाँ लिखा क्योंकि मैं आपको बता पाऊँ कि स्वैप जो है वो कैसे है, डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि छोटे से बड़े में है, मतलब कि 25-50 है, तो पक्की बात है वही होना है जैसे नोट, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि बिड जो होता है वो छोटी होती है और आस्क बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी छोटा और यहाँ पर भी बड़ा है, तो नॉर्मली ऐड करने का कंसेप्ट है। लेकिन अगर बड़ा आगे और छोटा पीछे है तो पक्की बात है लेस करने का कंसेप्ट है। इस पर मेरे को आपको फोकस करवाना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ कि रुपी, चलो रुपी, हाँ रुपी डिक्लाइन, ठीक है, रुपी प्रीमियम, क्या कहेंगे आप मुझसे? रुपी डिक्लाइन, रुपी प्रीमियम। मैम रेट तो दे दो, मैंने बोला ठीक है, एक काम करो तुम लिखो $= इक्वल्स टू 82 रुपी,
रुपी 82 क्या करोगे मैम? अगर मैं आपसे कहूँ रुपी डिक्लाइन हो रहा है 1% से और अगर प्रीमियम हो रहा है 1% से, का क्या करोगे? आप बोलोगे मैम अगर डिक्लाइन हो रहा है, रुपी डिक्लाइन हो रहा है, ये भी रुपी है, तो हम क्या करेंगे? सीधा माइनस कर देंगे। और यहाँ पर रुपी प्रीमियम पर आ रहा है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, रुपी प्रीमियम पर आ रहा है तो हम प्लस कर देंगे। यानी कि अगर आपसे कोई रुपी में चेंजेस के लिए पूछ ले कि रुपी जो है वो डिक्लाइन हुआ या फिर रुपी प्रीमियम पे है और तुम्हें यहाँ रुपी का ही रेट दे रखा है, तो तुम सीधा क्या करना? प्लस माइनस कर देना। लेकिन ऑपोजिट हो, जैसे मैं आपसे ये ना कहूँ और ये कह दूँ कि डॉलर डिक्लाइन है, डॉलर डिक्लाइन हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कहोगे? क्योंकि आपको रुपी में एडजस्टमेंट करना है तो आप ऐड करो, क्योंकि डॉलर डिक्लाइन हो रहा है तो आप रुपी में उस परसेंटेज को ऐड कर दोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ जी सर। सो प्लीज़ आप एक बात मेरी और ध्यान से समझना, मैं आपको एक और चीज़ बढ़िया से बताती हूँ। अगर आपको लिखा हुआ है कि डॉलर इक्वल्स टू रुपी, ठीक है, और अगर आपको कोई बोले रुपी डिक्लाइन हुआ है तो आप माइनस करेंगे, और रुपये अगर कोई बोले गेन में आया है तो आप उसमें प्लस कर देंगे, जो भी परसेंटेज आपको होगा। मान लीजिए 10% है, 10%। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको प्रीमियम और डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है तो एग्जांपल के लिए $1 इक्वल्स टू आपको रुपी दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए 80 रुपी दे रखा है, तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपी दे रखा है। और अगर आपको डॉलर का एप्री और डेप्री दे रखा है ना, तो आप ऐसे करेंगे फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइड बाई स्पॉट। लेकिन अगर आपको रुपी का एप्री और डेप्री दे रखा है ना, तो आप नीचे फॉरवर्ड रखेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। मतलब कि अगर इस चीज़ का पूछा है तो फिर आप नॉर्मल जो अपन कंसेप्ट लगाते हैं वैसा ही लगाना, इसका पूछा है तो फिर रिवर्स कंसेप्ट लगाना, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्या बताई? प्रीमियम और डिस्काउंट की कैलकुलेशन के बारे में बताई। और ध्यान रखना, आप ऐसा मत कर देना कि बताओ ना 3 महीने की 4 महीने की निकाल रहे हो, उसे कन्वर्ट करके 12 महीने पर लाना, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी होगा उसे 12 महीने पर लाना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा अब मुझे आपको क्या क्या चीज़ें और बतानी है, समझते हैं। चलिए अब अपन थोड़ा आगे आते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको ये अकाउंट अभी भी नहीं समझ में आता है तो एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। एक काम करो, तुम जो ट्रेडिंग बनाते हो ना, एक काम करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देना। तुम्हारा जो ट्रेडिंग अकाउंट जो तुम अपनी 12th में बनाते आए हो ना अपनी बुक्स में, वैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तुम्हें पता है यहाँ पर अपन क्या करते हैं? परचेज का काम करते हैं और यहाँ पर अपन सेल का काम करते हैं। बना दिया है कैसा? और एक तुम्हें नॉस्ट्रो अकाउंट बनाना होगा। अब नॉस्ट्रो अकाउंट के लिए काम करना, तुम्हें काम करना, यहाँ परचेज मनी डेबिट कर रहे हो, यहाँ सेल मनी क्रेडिट कर रहे हो, तो यहाँ उसका रिवर्स कर देना, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। ठीक है सब। अब क्या होता है सर, ट्रेडिंग में क्या होता है? जितना भी परचेस करते हो, सेल करते हो, ट्रेडिंग में आता है, बस ट्रेडिंग में वही दिखाना। अब मेरी बात सुनो, कहाँ कहाँ लिखा होगा? परचेस को परचेस साइड लिख देना, परचेस को परचेस साइड, सोल्ड को सेल साइड, परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो मतलब सेल साइड, रेमिट किया सेल साइड, और ड्राफ्ट जो है कैंसिल हो गया तो इसको परचेज साइड लिख देना, ठीक है। ये पूरा ट्रांजेक्शन हो गया तुम्हारा परचेज सेल का। अब परचेज सेल के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, जहाँ टोटल कम आ रही वहाँ रख देना, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है ना, नॉस्ट्रो में मैंने बोला क्रेडिट डेबिट, तो ध्यान रखना बैलेंस को पहले क्रेडिट में लिख देना, और डेबिट में क्या लिखोगे तो समझना, जिसका ये 3, ये वाली और ये वाली पोजिशन, सिर्फ 2 पोजिशन याद रखना, ठीक है। देखो कहाँ पर मैं बता दूँ, ये रेमिट वाली पोजीशन, सिर्फ आपको एक पोजीशन, हाँ ये एक पोजीशन रेमिट वाली जो है वो याद रखना। कौन सी पोजीशन? ये रेमिटेड वाली, ये एक पोजीशन याद रखना, कुछ मत करना। और इस एक पोजीशन को क्या करना, जो आपका रिवर्स साइड है वहाँ लगा देना और टोटल को देख लेना। अगर आपको समझ में आता है तो डोंट वरी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बाकी आप इसे याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, एक चीज़ यहाँ देख लो, ये देखो ये क्या बता रहे हो, मेरी बात सुनो। अगर यहाँ रुपी है ना तो यहाँ रुपी का रेट आता है, ठीक है। और यहाँ फिर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर 6 मंथ का लेना है, हाँ यहाँ तुम गड़बड़ करते हो, रुको। अगर ये रुपी है तो इंटू यहाँ रुपी का रेट और यहाँ डॉलर का रेट, ठीक है। अब यहाँ पर रेट जो ले रहे हो वो अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ लेना, 3 मंथ है तो 3 मंथ लेना, सोच के लेना, ठीक है। यहाँ 6 मंथ है तो 6 मंथ लिया, 3 मंथ है तो 3 मंथ लिया, समझा? ठीक सा। अब मेरी बात सुनो, अभी और क्या बताना है मुझे आपको, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है। अभी तो शुरू हुआ है, क्वेश्चन आना बाकी है, रुको। चलो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो, यहाँ पर आप गलती मत करना। फेथ ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिस ट्रिक से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ अर्ली डिलीवरी में और एक कैंसिलेशन वाले कंसेप्ट में आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, स्वैप और इंटरेस्ट रेट। सर स्वैप का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो, मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, उस फॉर्मूले से करोगे मज़ा आ जाएगा। आप अगर इम्पोर्टर हो, क्वेश्चन में पढ़ना, या तो आप इम्पोर्टर हो या फिर आप एक्सपोर्टर हो,
ठीक है। अगर आप इंपोर्टर हो तो हमेशा ये बात रट लो, क्योंकि इंपोर्टर हो आपको पैसा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आपको डॉलर पे करना है, एग्जाम्पल के लिए डॉलर खरीदना पड़ेगा, और पक्की बात है महंगे में खरीदना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है आस्क रेट में। और अगर आपको यही आप एक्सपोर्टर हो, पैसा लेकर आते हो, तो आपको पता है बिड रेट ही मिलता है। तो ये बिड और आस्क तो है ना, रट ही लो कि भाई हम जो है वो क्या है, इंपोर्टर है, तो आस्क रेट एक्सपोर्टर है, तो हमारे लिए बिड रेट है, क्योंकि हमें बाहर पैसा भेजना होता है और हमें यहाँ एक्सपोर्टर होता है तो हमें पैसा मिलता है, और हमें जब पैसा कन्वर्ट करवाना होता है तो हमें कम पैसा मिलता है, ठीक है, वापस हाथ में। ये समझा? अब मेरी बात सुनो, स्वैप डिफरेंस का मतलब यही होता है कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए इंपोर्टर हो, आस्क में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो स्पोर्ट की आस्क है, स्पोर्ट की आस्क है, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो बिड है, वो बिड लेकर आप उसको क्या करो, डिफरेंस निकाल दो और स्वैप लॉस लिख दो बस। और इंटरेस्ट ऑन जो आउटले होता है उसमें सिर्फ ये करने का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हो रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर का है तो आस्क में हो रहा है, आस्क में हो रहा है तो आस्क रेट उठा लो उस दिन का जो स्पॉट है, और उसने उस बैंक ने अपना इंटर बैंक रेट या फिर अपना जो सेटलमेंट किया होगा वो किस पे किया होगा, नहीं दे रखा है तो फिर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट होता है ना, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही रेट ले लो। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, और उस पर दिन का इंटरेस्ट लगा दो, दिन बनने कितने टाइम का वो गैप था, ठीक है, जनरली यहाँ 31 से 28 का गैप था, तो जितने दिन बनते उतने दिन। अब देखो कहाँ से, और हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि तुम देखो, सुनो सुनो, तुम इंपोर्टर हो, तुमने आस्क में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कैंसिल करने के लिए तुम क्या करोगे, जिस दिन का कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया था, है ना, उसी दिन का बिल ले लोगे। तुम्हारा ये रेट लॉस आ गया तुम्हारा, ठीक है, स्वैप लॉस। आउटले तुम्हारा आ गया, नहीं आया देख लो, आ गया 30, और यहाँ स्वैप लॉस निकाल दिया, और ये रेट आ रही है उसमें एडजस्ट कर दिया, बस ये हो गया। कैंसिलेशन का तुम्हें बता दूँ, ऐसा का ऐसा ही है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। देन चलो एक कैंसिलेशन बता दूँ, क्योंकि कैंसिलेशन में तुम क्या ना डेट लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। ये देखो, तुम्हें कैंसिल तो 10 को ही करना है, वो नहीं आया ना, 10 जून को कैंसिल कर दो, 10 जून को कैंसिलेशन का काम कर दो। तो आप बोलोगे मैम फिर 13 जून को क्या करें? भाई साहब 13 जून को क्या करने का है, 13 जून को क्या होता है ना, हम कहते हैं कि 3 दिन बाद का चलते, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट का रेट, और अब वो नहीं आया, अब वो नहीं आया तो हमें लगता है यार नहीं वो आएगा, तो एक बार क्या करते, 10 जून को कैंसिल कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंपोर्टर है, इंपोर्टर है माने आस्क रेट, आस्क माने बिड रेट, बिड रेट माने ये रेट है ना, बिड रेट माने ये रेट, हमने इस रेट पर क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर स्वैप लॉस भी आएगा, तो पक्की बात है बिड से बिड, बिड से आस्क, ठीक है, बिड से आस्क, और एक जो है वो आपका बिड से यहाँ इंटर कंपनी का रेट भी है, ये रहा, तो ये कवर करेगा एक्सपोजर। तो सुनो, ये आपने कैंसलेशन रेट लेनी है, और ये आपने समझना है, ठीक है, जो आपने कैंसिल करना है मार्जिन को एडजस्ट करके, बिड में ऑब्वियसली लेस करेंगे, उसके बाद आपने कैंसल एज ए स्पॉट, ठीक है, उसके बाद जो आपका अमाउंट है वो देख लिया, स्वैप लॉस निकाल दिया, देन ये आपका रेट भी आ चुका। अब सुनो, 3 दिन का ही होता है वो, यही 10 जून का ही है, ठीक है ना। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट चूँकि हमने करना है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना है, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 64.25, क्योंकि अब अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगस्त का, ये यहाँ काम आएगी न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि हमें इंपोर्टर है, आस्क में ही जाना पड़ेगा, और बोल रहा है कि भाई अब मैं आया हूँ अगस्त तक बढ़ा दो, तो उस दिन का जो अगस्त का रेट होगा उस अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। इंपोर्टर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड करने को 14 तारीख को आया था, तो हमने उसको बोला कि भाई ठीक है, जो भी रेट होगा हम वो लगा देंगे, और उस टाइम सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको यहाँ देखकर यहाँ की रेट लेनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ देखकर वहाँ की रेट लेनी है, इसके अलावा कहीं और मत लेना, बाकी सब तो नुकसान है वो देख लेना। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ मैं आपको मार्क करवा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग यहाँ मिस नहीं करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है यही से मैंने आपको बताया था, डिक्लाइन होता है तो सीधे लेस कर दो, गेन होता है तो सीधे ऐड कर दो, ठीक है।
उसके बाद देखो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन हमें जो कंसेप्ट्स देखने हैं मेनली वो क्या है। एक कंसेप्ट जो है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। हाँ जी सर, यहाँ आपको कवर करने के लिए कहता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए ना, क्रॉस करेंसी होना चाहिए, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए क्रॉस करेंसी का। सर क्रॉस करेंसी का नॉलेज एक बार आप हमें बता दो ना। मैंने आपको बोला कि मैं अगर ऐसे लिखूँ रुपी पर डॉलर, तो मैं लिखूँगी ए और सी। फिर मैंने तो ऐसा लगा रखा है ए डिवाइड बाई सी बोले तो इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी इंटू बी डिवाइड बाई सी। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कोई करेंसी होती है उसको इस फॉर्मेट में लिखकर उसको नाम दे देती हूँ। जैसे अब मैंने अगर यहाँ पर कुछ लिखा रुपी और यूरो, तो मैंने उसको लिखा ए और बी, तो फिर मैं उसको इस तरीके से रुपी और यूरो कर देती हूँ। तो फिर यहाँ रुपी लिख दिया, यहाँ यूरो लिख दिया, इंटू यहाँ यूरो लगा दिया, यहाँ फिर दूसरी करेंसी जैसे डॉलर लिख दी। तो फिर मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पर रुपी से डॉलर मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया। और वैसे ही थर्ड करेंसी होती है तो वैसा लगाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, मल्टीप्लाई कर देना, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। एंड देन हाँ, एक यहाँ देखो, यहाँ पर ये कहता है कि भाई हम करें तो करें क्या। हमें जहाँ बेनिफिट होगा वो आज ही पेमेंट कर दे, 60 दिन बाद पेमेंट करें, 90 दिन के बाद पेमेंट करें। तो ये हमसे पेमेंट के लिए अपने फ़ायदे के बारे में पूछता है ये क्वेश्चन। एंड बाकी तो देखो बहुत इजी है। एक और आपको बताती हूँ, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो करेंसी फ्यूचर के बारे में। फॉरवर्ड तो बहुत इजी पड़ता है, लेकिन करेंसी फ्यूचर हमें क्या सिखाता है। देखो करेंसी फ्यूचर कहता है कि आपको कितना हेज करना है, और क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट इतने में बिक रहा है, आपको कितने रुपए हेज करने, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्योंकि आपको पैसा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा ये भी आप बता दो। ठीक है, तो आप बोलोगे इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो एक ये प्रीमियम का खर्चा और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिर आपको कितना फ़ायदा होगा, आप वो भी निकाल लेंगे। That's all okay.